हेलो गाइस, दिस साइड खुशी कुमारी। हम कर रहे थे सीए फाउंडेशन के लॉ का चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज से जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना था वो था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ऑफर को वैलिड करने के लिए यहाँ पे कुछ हम एसेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। अगर हम किसी भी तरीके का ऑफर बनाते हैं या फिर ऑफर सामने वाले को देते हैं और सामने वाला जब ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो हमें पूरा का पूरा अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा हो और कानून की नज़रों में हम सामने वाले को जो ऑफर दे रहे हैं वो लीगल हो। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। ऑफर मस्ट बी सच एज द लॉ इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग राइट्स टू लीगल रिलेशनशिप। अगर हम सामने वाले को किसी भी तरीके का अगर ऑफर देते हैं तो हमें इसका पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी ऑफ़र दे रहे हैं सामने वाले को वो लीगल हो और कैपेबल हो, कि सामने वाला जो एक्सेप्टेंस दे रहा है वो लीगल फॉर्म में दे रहा हो, किसी भी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो रही हो सामने वाले के इंसान के साथ। इफ़ द ऑफर डज नॉट इंटेंड टू गिव राइट्स टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, इफ इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड ऑफर। अगर जो भी सामने वाला इंसान ऑफ़र दे रहा है या फिर ऑफ़र ले रहा है, अगर इसमें किसी भी तरीके का लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है, लीगल काम नहीं हो रहा है, या फिर किसी भी तरीके का ऑफरर ऑफरी दोनों एक दूसरे के साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो ये वैलिड ऑफ़र नहीं माना जाएगा कानून की नज़र में। अब ऑफरर वो इंसान होता है जो ऑफ़र देता है और ऑफरी वो इंसान होता है जो ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाला होता है, ऑफरी को लेता है, ऑफ़र को लेता है, सॉरी। एक सोशल इन्विटेशन, even a social invitation will not accepted, and it does not create any legal relations because it is not so intended. एक सोशल इन्विटेशन किसी भी तरीके का लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करेगा और कानून की नज़रों में अगर इसका अपपालन भी किया जा रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि माना नहीं जाएगा। अगर एग्जाम्पल नंबर 42 को समझे तो वो सोशल इन्विटेशन के फॉर्म में ही है। ए इन्वाइटेड बी ऑन हिज बर्थडे पार्टी। ए ने बी को इनवाइट किया, ऐसा है कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आना। बी ने एक्सेप्ट किया, बी एक्सेप्टेड द प्रपोजल्स, बट व्हेन बी रीच द वेन्यू बी फाउंड दैट ए वॉज नॉट देयर। ही फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट ए फॉर रिकवरिंग ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम्स टू जॉइन द बर्थडे पार्टी। ए ने बी को इन्वाइट किया, बी ने एक्सेप्ट किया, ओके मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आऊँगा। जब बी वहाँ पे पहुँचा तो बी ने पाया कि ऐसा है कि ए यहाँ पे है ही नहीं, ए आया ही नहीं है। ए जब नहीं आया ना तो बी को आया गुस्सा। बी ने फाइल केस कर दिया, ऐसा जो मेरे आने जाने का खर्चा हुआ है तुम्हें वो भरना ही होगा, तुम्हें वो एक्सपेंस का खर्चा मुझे देना ही होगा। लेकिन एट द एंड ये किसी भी तरीके का लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहा है, ये एक सोशल इन्विटेशन है। और सोशल इन्विटेशन अगर नहीं भी माना जाएगा ना, उसका अगर पालन नहीं भी किया जा रहा है, फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी तरीके का लीगल रिलेशनशिप ये क्रिएट नहीं करेगा। इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी, हैंस बी कुड नॉट सक्सीड। नेक्स्ट टॉपिक है, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वैग्यू। अगर हम सामने वाले को किसी भी तरीके का ऑफ़र दे रहे हैं तो हमें पूरी की पूरी चेष्टा रखनी चाहिए कि सामने वाले को हमारा ऑफ़र समझ में आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इट मस्ट बी सर्टेन। जो हम सामने वाले को ऑफ़र दे रहे हैं, बता रहे हैं, किसी भी तरीके का ऑफ़र के बारे में अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको समझ आना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए, और नॉट वैग्यू होना चाहिए। वैग्यू मतलब होता है कि सामने वाले को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको गलत समझ आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सामने वाले को अच्छे से समझ में आना चाहिए। इफ़ द टर्म ऑफ एन ऑफर आर वैग्यू और इनडेफिनेट, इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। अगर हम किसी भी तरीके का ऑफ़र दे रहे हैं तो वैग्यू नहीं होना चाहिए और इनडेफिनेट भी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके की कोई चीज़ें होती हैं किसी भी तरीके के ऑफ़र में तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर सकता। इट कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल नंबर 43 से जैसे कि हम समझते हैं, ऑफर्स टू सेल बी 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग वट एवर टू शो वट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड, द ऑफर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड फॉर वांट ऑफ सर्टिनिटी। ए ने ऑफ़र किया बी को कि ऐसा है कि मैं तुम्हें सेल करना चाहता हूँ 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल। अब क्या यहाँ पे सर्टिनिटी मिसिंग नहीं है, किस तरीके के ऑयल के बारे में बात हो रही है इसके बारे में तो नहीं बताया गया है,
बहुत तरीके के ऑयल्स होते हैं, खाना बनाने के लिए ऑयल्स होते हैं, काफ़ी तरीके के ऑयल्स होते हैं। अब यहाँ पे ऑयल्स के टाइप के बारे में टाइप मिसिंग है, किस तरीके के ऑयल के बारे में बेचना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए ए ने बी को सेंड कर दिया मस्टर्ड ऑयल, लेकिन उसको चाहिए तो सोयाबीन ऑयल, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये माना ही नहीं जाएगा, वैलिड ही माना नहीं जाएगा, इसे वॉइड करार कर दिया जाएगा। इफ़ इन द अबव एग्जाम्पल ए इज़ अ डीलर इन मस्टर्ड ऑयल ओनली, इट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर। अगर मान लीजिए ए है डीलर, ए तो डीलर है, ए मस्टर्ड ऑयल का डीलर है, सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल का डीलर, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी को मस्टर्ड ऑयल ही चाहिए होगा, तभी बी बोल रहा है कि मुझे आपसे ऑयल ख़रीदना है। अगर वो इन अवेयरनेस ऑफ ऐसा बोलता है कि अवेयर ही नहीं है कि किस तरीके का ऑयल ए बेचता है, फिर भी वो बोल देता है कि ऐसा मुझे इस तरीके का ऑयल नहीं चाहिए था। अगर वो मस्टर्ड ऑयल देता है और वो बोलता है कि मुझे मस्टर्ड ऑयल नहीं चाहिए था, मुझे सोयाबीन ऑयल चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है कि ये वैलिड माना जाएगा, तो मैं ख़रीदना पड़ेगा। अब थर्ड पॉइंट है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अगर हम किसी भी तरीके का ऑफ़र देते हैं, ऑफरर किसी भी तरीके का ऑफ़र ऑफरी को देता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा। एन ऑफर टू बी complete must be communicated to the person to whom it is made, otherwise there can be no acceptance of it. Unless the offer is communicated, there is no acceptance by it. एक ऑफ़र तभी कंप्लीट माना जाएगा जब जिस इंसान के लिए ऑफ़र बनाया गया उस इंसान से ऑफ़र कम्युनिकेशन के थ्रू दिया जाए। अदरवाइज और सामने वाला जो एक्सेप्टेंस देगा वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही दे, अदरवाइज एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी और ऑफ़र भी नहीं माना जाएगा। देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफ़र इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफ़र। मान लीजिए कोई ए बी को ऑफ़र, मान लीजिए ए ने स्पेसिफिक नहीं, ए ने 10 लोगों को मतलब कि पूरी जगह को ऑफ़र दे दिया, पूरी सिटी को ऑफ़र दे दिया कि ऐसा है जो मेरी ये काम कर देगा, मेरे लिए जो 10 पैकेट ऑफ चिली खा लेगा, मिर्च खा लेगा, वो इंसान को मैं 10 लाख रुपए दूंगा। अब एक पर्टिकुलर कोई एक इंसान है जो अननोन इंसान है, उसने 10 चिली का पैकेट खा लिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो अनअवेयर भी था, उसे नहीं पता था कि ऐसा है कि ए ने ऐसा कोई ऑफ़र निकाला है। लेकिन जब वो खा लेता है, खाने के बाद जब क्या कहते हैं, ए जाके बोलता है कि ऐसा तो मुझे पैसे दो, मैंने तो खाया। लेकिन अगर ए मना कर देता है कि ऐसा है, तुमने तो मुझे एक्सेप्टेंस दी ही नहीं, एक्सेप्टेंस देने के बाद अगर तुम करते खाते जो मैंने तुम्हें टास्क दिया था, तब जाके माना जाता, लेकिन तुमने मुझे एक्सेप्टेंस दिया नहीं। इन इग्नोरेंस ऑफ अनाउंसमेंट, जो उसने अनाउंस किया ए ने, इन इग्नोरेंस ऑफ अनाउंसमेंट उसने अपना वो जो काम था टास्क का पूरा किया, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पे एक लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। जी मतलब गौरी दत्त, एल मतलब लालमन शुक्ला। गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट, गौरी दत्त का जो सर्वेंट है लालमन शुक्ला, टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। गौरी दत्त ने बोला लालमन शुक्ला कि ऐसा है, तुम जाओ मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आओ भाई। ही देन अनाउंस्ड that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward. I'll trace the boy in ignorance of the announcement. अब ऐसा है, जब वो ढूंढने के लिए निकला कुछ दिनों तक, तो उसका वो जो नेफ्यू था मिला ही नहीं। उसके बाद उसने अनाउंसमेंट कर दिया, ऐसा है जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा उसको मैं एक रिवॉर्ड दूंगा। एल ने उसके इन द इग्नोरेंस ऑफ अनाउंसमेंट, एल को नहीं पता है कि इस तरीके का अनाउंसमेंट निकला है रिवॉर्ड वाला, लेकिन वो फिर भी ढूंढ ले आता है। जब उसे बाद में पता चलता है कि ऐसा अनाउंसमेंट गौरी दत्त ने अनाउंस किया है, तो वो जाके रिवॉर्ड के लिए मांगने जाता है, एंटाइटल करने जाता है कि ऐसा आप मुझे रिवॉर्ड दीजिए जो आपने अनाउंस किया था। तो वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इन द इग्नोरेंस ऑफ, उसने एक्सेप्टेंस भी नहीं दी, इन द इग्नोरेंस ऑफ उसने काम किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको नहीं माना जाएगा। कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अब इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी।
अगर ये तो बेसिक सी चीज़ है कि अगर हम किसी भी तरीके का ऑफ़र बनाते हैं, ऑफ़र किस लिए बनाते हैं? ऑफ़र इसलिए बनाते हैं ना कि हमें जिस इंसान को देना है उसकी सहमति हमें चाहिए होती है। ऑफ़र मस्ट बी मेड विद द व्यू ऑफ द ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। असेंट मतलब होता है दिलचस्पी, सामने वाला उस चीज़ में दिलचस्पी दिखाए और हमें अब सहमति दे। अब 5th पॉइंट है, इट मे बी कंडीशनल। एक ऑफ़र कंडीशनल हो सकता है बट कोई एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जो एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होने वाली बात है तो वो आगे एक्सेप्टेंस में आएगी। एन ऑफ़र कैन बी मेड सब्जेक्ट्स टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द ऑफर। एक ऑफ़र जब हम सामने वाले को किसी भी तरीके के इंसान को ऑफ़र देते हैं, मान लीजिए ए बी को ऑफ़र देता है कि ऐसा है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचूंगा लेकिन 20,000 में नहीं, 50,000 में। और बी है, बोलता है नहीं, बी मुझे 30,000 में दे दो, 30,000 में मैं तुमसे ख़रीद सकता हूँ। अब बात ये हो गई कि ये काउंटर ऑफर हो गया, क्योंकि बी ने एक्सेप्टेंस देने के बजाय, अगर वो एक्सेप्टेंस देता तो ऑब्वियस सी बात है ए ने तो अपना कंडीशन रख दी थी, कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी थी। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने एक्सेप्टेंस देने के साथ साथ उसको काट के कोई और ऑफ़र उसी ने दे दिया, तो उसे काउंटर ऑफ़र कहा जाएगा। एक्सेप्टेंस के बदले उसने एक और ऑफ़र दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है इसको काउंटर ऑफ़र कहा जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं इट में भी कंडीशनल, एक ऑफ़र कंडीशनल होना चाहिए, हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कंडीशनल हो, लेकिन इट में भी कंडीशनल। अब पॉइंट नंबर 6 को अगर हम देखें, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में ज़रूरी नहीं है कि ऐसी टर्म हो कि मान लीजिए कि ए ने बी को अगर ऑफ़र दिया किसी भी तरीके का और बी ने उसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि सामने वाले ने अपनी असेंट दे दी, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर नॉन कंप्लायंस, अगर उसने सामने वाले ने उसका किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सामने वाले ने उसका एक्सेप्टेंस दे दिया। अब A proposes B to purchase his Android mobile for 5,000 and if no reply by him in a week, it would be assumed that B had accepted the proposal. This would not result into a contract. मान लीजिए A ने B को प्रपोजल दिया कि ऐसा है कि मैं तुम्हें अपनी 5,000 में अपना एंड्रॉयड मोबाइल बेचना चाहता हूँ। अगर बी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया ना एक वीक में, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं माना जाएगा कि बी ने एक्सेप्टेंस दे दी। बिल्कुल भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ ना तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में स्लो और फास्ट दोनों का ऑप्शन होता है। चलिए 7 पॉइंट है, द ऑफर मे बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। अगर हम किसी को ऑफ़र देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम स्पेसिफिक ऑफ़र भी पढ़ चुके हैं, जनरल ऑफ़र भी पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक ऑफ़र वो ऑफ़र होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए ऑफ़र बनाते हैं और उसको ऑफ़र अपना देते हैं। लेकिन जनरल ऑफ़र वो होता है कि हम पब्लिक के लिए ऑफ़र बनाया है, एक इंसान ने, कोई भी उसको आके एक्सेप्ट कर सकता है। द ऑफ़र मे बी आइदर एक्सप्रेस और द ऑफ़र मे बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। एक ऑफ़र स्पेसिफिक इंसान के लिए भी हो सकता है, जनरली सभी के लिए भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको आके एक्सेप्ट करना होगा उस ऑफ़र को। अब स्पेसिफिक ऑफ़र के लिए ए ने बी से बोला कि ऐसा है तुम मेरी बाइक ख़रीद लो, मैं तुम्हें 50,000 में अपनी बाइक बेच दूँगा। ये स्पेसिफिक ऑफ़र है, बी को ही दिया है उसने ऑफ़र। एक जनरल ऑफ़र वो होता है, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, उसने अनाउंस किया ऐसा है जो फर्स्ट 10% होंगे ना, पूरी सिटी में अनाउंस कर दिया कि जो फर्स्ट 10% होंगे ना वो आके फ्री में हमारी क्लासेस ले सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये जनरल ऑफ़र है, ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान के लिए है। एनी ऑफर कैन बी मेड टू अदर पब्लिक एट लार्ज और टू द एनी स्पेसिफिक पर्सन। ऑलरेडी एक्सप्लेन हेडिंग टाइप्स ऑफ द ऑफर। चलिए 8 पॉइंट को समझते हैं। द ऑफर मे बी एक्सप्रेस और एम्प्लाइड। एक्सप्रेस ऑफ़र के बारे में भी हमने पढ़ा है, इम्प्लाइड ऑफ़र के बारे में भी पढ़ा है। एक्सप्रेस ऑफ़र वो ऑफ़र होता है जो हम कम्युनिकेशन के थ्रू सामने वाले को बताते हैं, एक्सप्रेस करके बताते हैं, हम लिख कर बताते हैं, बोल कर बताते हैं, इसे एक्सप्रेस ऑफ़र कहा जाता है। लेकिन इम्प्लाइड ऑफ़र,
इम्प्लाइड ऑफर वो तरीके का ऑफ़र होता है जिसको हम बाय कंडक्ट अपनी हरकतों से बताते हैं कि ऐसा है कि हमने आपको ऑफ़र दिया, अब आप एक्सेप्ट करो न करो ये आपकी मर्ज़ी, उसको इम्प्लाइड ऑफ़र होता है। इम्प्लाइड ऑफ़र का एक एग्जांपल हमने देखा था जिसमें एक रेड लाइट पे कोई कार आके रुकती है, एक बच्चा आता है उस कार को साफ़ करने लग जाता है। वो कार का ओनर भी देख रहा है कि वो बच्चा साफ़ कर रहा है, तो जो ओनर ऑफ अ कार, जो कार का ओनर है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है उसको पे करने के लिए। तो उसको इम्प्लाइड ऑफर, उसने अपनी हरकतों से बताया कि ऐसा है मैं आपकी कार साफ़ कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आपने अगर कुछ नहीं बोला तो उसको एक्सेप्टेंस दे दी, है ना। एन ऑफर मे बी मेड आइदर बाय वर्ड और बाय कंडक्ट। एक ऑफ़र हम अपने वर्ड से भी, कम्युनिकेशन के थ्रू भी बता सकते हैं और अपनी हरकतों से दे सकते हैं सामने वाले को ऑफ़र। अब देखिए यहाँ पे ये रहा, अब एग्जाम्पल नंबर 46, अभी जो मैंने आपको बताया, अ बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग द कार एंड इट स्टॉप ऑन द ट्रैफिक सिग्नल विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू। बिना कुछ कहे ट्रैफिक सिग्नल पे कार रुकी हुई है, बच्चा आता है उसको साफ करने लग जाता है। इन अ सच सर्कमस्टांसेस एनी रीजनेबल मैन कुड गेस दैट ही एक्सपेक्ट्स टू बी पेड फॉर दिस। हियर बॉय मेक्स एन इम्प्लाइड ऑफर। बॉय ने इम्प्लाइड ऑफर दिया, तुमने कुछ नहीं बोला इसका मतलब तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो यही इसमें कहा जा रहा है। ऑफ़र इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस के थ्रू भी दिया जा सकता है। अब 9 पॉइंट में है, ऑफ़र इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंशन। ऑफ़र बिल्कुल ही अलग होता है। मान लीजिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, अगर हम किसी भी तरीके का अपना इंटेंशन बताते हैं, मान लीजिए ए ने बी से बोला ऐसा है मेरी तो गाड़ी ऐसी खड़ी रहती है, इसका मैं कोई यूज़ नहीं करता, तो अब सी बात है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ए ने बी को ऑफ़र दिया कि तुम मेरी गाड़ी आके ख़रीद लो, एक्सेप्ट करो इसको, बिल्कुल भी नहीं। किसी को अपना अगर इंटेंशन बता रहे हो तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप ऑफ़र दे रहे हो। एन इन्विटेशन टू ऑफ़र, एक इन्विटेशन टू ऑफ़र, इन्विटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र ये भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। चलिए अब यहाँ पे पहले पॉइंट से हम समझते हैं, अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। अगर हम अपना इंटेंशन बताते हैं या फिर हम किसी भी तरीके का अनाउंसमेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 47, अ फादर रॉट हिज सन अबाउट हिज विश ऑफ मेकिंग हिम द ओनर ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी इज मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। एक फादर ने लिखा कि ऐसा है कि एक फादर ने अपने सन को बताया कि ऐसा है कि मैं अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देना चाहता हूँ। उसने दिया नहीं है, वो अपनी इंटेंशन बता रहा है। अगर वो लिख के भी बता रहा है तब भी वो अपनी इंटेंशन बता रहा है, अगर वो बोल के बता रहा है तब भी वो अपनी इंटेंशन बता रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 48, एन अनाउंसमेंट टू गिव स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन स्कोरिंग मोर देन 95% इन 12th बोर्ड इज़ नॉट एन ऑफर। अगर किसी भी तरीके की अनाउंसमेंट होती है कि स्कॉलरशिप दी जाएगी उन बच्चों को जो 95% से ज़्यादा लेके आते हैं बोर्ड में, तो ये किसी भी तरीके का ऑफ़र नहीं है, ये अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट और ऑफ़र में आपका डिफरेंस क्लियर हुआ, आई होप हो गया होगा। चलिए सेकंड पॉइंट को समझते हैं। ऑफ़र मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। ऑफ़र बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अगर मैंने आपको बताया ना कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, मान लीजिए बी ने आके पूछा ऐसे कि ऐसा है कि आपकी गाड़ी का प्राइस कितना है, ए ने बताया कि इसका प्राइस 50,000 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी ने ए को ना तो प्रपोजल दिया है और ना ही ए ने एक्सेप्ट किया है कि ऐसा है मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऑफ़र देता तो ऑब्वियस बात है बी ये कहता कि मैं तुम्हारी गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसे 50,000 में बेचोगे, ऑफ़र ये है उसी कंडीशन में। और अगर ए बोलता है कि ऐसा है ठीक है मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ या फिर नहीं बेचना चाहता हूँ, ऑफ़र तो नहीं था ना जो मैंने आपको पहले कंडीशन बताया, बिल्कुल भी नहीं था। किसी भी सवाल का जवाब देना वो ऑफ़र नहीं कहलाता, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे एक केस लॉ है, हार्वी वर्सेस फैसी।
जो कि 1893 का सबसे ज़्यादा फेमस केस लॉ है। इसको आप समझिए कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। In this case, Privy Council succinctly explained the distinctions between an offer and invitation to offer. In the given case, the plaintiff through a telegram asked the defendant two questions, namely, एक plaintiff है, उसने टेलीग्राम के थ्रू पूछा डिफेंडेंट से कि ऐसा है, दो क्वेश्चन पूछे। अब पहला क्वेश्चन, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, क्या तुम मुझे अपना बम्पर हॉल पेन सेल करोगे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, टेलीग्राफ लोवेस्ट कैश प्राइस, इसका सबसे ज़्यादा लोवेस्ट कैश प्राइस क्या होगा, अगर तुम बेचते हो इसका लोवेस्ट कैश प्राइस क्या होगा। अब यहाँ पे डिफेंडेंट ने रिप्लाई किया थ्रू टेलीग्राम दैट द लोवेस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज $900. द प्लेंटिफ सेंट अनदर टेलीग्राफ stating we agrees to buy a bumper hall pen at $900. However, the defendant refused to sell the property at the price. अब डिफेंडेंट ने रिप्लाई किया टेलीग्राम पर ही कि ऐसा है, इसका प्राइस $900 हो सकता है। जो प्लेंटिफ ने बोला कि ऐसा है, मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ, है ना। अब डिफेंडेंट ने मना कर दिया कि ऐसा है, मैं तुम्हें बेचना नहीं चाहता। अब द प्लेंटिफ sued द डिफेंडेंट contending that they had made an offer to sell the property at $900 and therefore they are bound by the offer. और प्लेंटिफ ने कर दिया केस। प्लेंटिफ ने बोला ऐसा है कि डिफेंडेंट ने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे $900 में ये जगह बेचेगा, ये बम्पर हॉल पेन बेचेगा, लेकिन अब नहीं कर रहा है ऐसा। अब however the Privy Councils did not agree with the plaintiff on the ground that while the plaintiff had asked two questions, जब plaintiff ने दो क्वेश्चंस पूछे तो क्या डिफेंडेंट ने दो क्वेश्चन का आंसर दिया, आप बताइए मुझे। बिल्कुल भी नहीं। उसने सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का आंसर पूछा कि इसका प्राइस इतना हो सकता है। उसने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें ये बेचना चाहता हूँ। द डिफेंडेंट रिप्लाई ओनली टू द सेकंड क्वेश्चन बाय क्विटिंग द प्राइस बट रिजर्व्ड देयर आंसर विद रिगार्ड to their willingness to sell, thus they made no offer at all. उन दोनों के उसने ना ही ऑफ़र दिया, यहाँ पे किसी भी तरीके का ऑफ़र का कंडीशन बन ही नहीं रहा है। Their lordship held that the mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired about the price. अब जैसे कि उसने दो क्वेश्चन पूछे, लेकिन प्लेंटिफ ने दो क्वेश्चन पूछे, डिफेंडेंट ने सिर्फ एक का आंसर दिया, और वो भी ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें ये बेचना चाहता हूँ। उसने ये बोला कि इसका सिर्फ प्राइस इतना हो सकता है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं बनेगा। उसने सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिया है, इसने ये चीज़ नहीं बोली कि मैं तुम्हें बेचूँगा। तो क्वेश्चन का आंसर देना ये किसी भी तरीके का ऑफ़र या फिर एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। अब यहाँ पे एक केस लॉ है, मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना, वेयर द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैड said that he would not accept less than $6,000 for it. The statement did not indicate any offer but indicated only an invitation to offer. अगर किसी भी तरीके का invitation to offer है तो ऑब्वियस सी बात है, इन्विटेशन टू ऑफ़र का मतलब क्या होता है। इन्विटेशन टू ऑफ़र का मतलब होता है कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप आइए, मुझे ऑफ़र दीजिए, मैं एक्सेप्ट करूँगा। अगर मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, नहीं मर्ज़ी होगी तो नहीं करूँगा एक्सेप्ट। तो इन्विटेशन टू ऑफ़र का मतलब ये होता है। अब इसका एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो मान लीजिए एक शॉप है, शॉप में सारी की सारी ड्रेसेस रखी हुई हैं शो पीस की तरह। अब ये इन्विटेशन टू ऑफ़र है शॉप की तरफ से कि आप आइए, हमारी किसी भी एक प्रोडक्ट को चूज़ करिए। वो हमारे ऊपर है कि हम इसको बोलेंगे कि ये सेल के लिए है या फिर नहीं है। वो हमारे ऊपर है कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दिस इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफ़र। आप इनवाइट कर रहे हो कि आइए, हमें ऑफ़र दीजिए, हमारे ऊपर है, हम एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर किसी भी तरीके की स्टेटमेंट बताना, किसी भी प्राइस का स्टेटमेंट बताना, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये ऑफ़र के लिए है ना। जैसे कि हार्वी वर्सेस फैसी में हुआ, उसने प्राइस, अब जैसे कि हमने ये केस लॉ पढ़ा था हार्वी वर्सेस फैसी, इसमें क्या था, इसमें यही था ना कि उसने प्राइस बताया प्रोडक्ट
जो भी बम्पर हॉल पेन का उसने सिर्फ प्राइस बताया, उसने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ, उसने प्राइस बताया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बेचना चाहता है अपना बम्पर हॉल पेन। The price list of good does not constitute an offer for sale of certain goods on the listed price. It is invitation to offer. अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बता रहे हो तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये सेल के लिए होगा। वो तो जो सेल करेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, जिसने इनविटेशन दिया है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो सेल करना चाहता है नहीं करना चाहता। मान लीजिए वो सेल नहीं करना चाहता तो वो सेल तो सामने वाला उससे ज़बरदस्ती ये नहीं बोलेगा कि तुमने मुझे ऑफ़र दिया था, ये चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती। अब फोर्थ पॉइंट है एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस। अगर हम सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए हमें ऑफर दीजिए किसी भी काम के लिए, इन केस ऑफ इनविटेशन टू मेक एन ऑफर द पर्सन मेकिंग द इनविटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर। एक सामने वाला इनविटेशन टू मेक एन ऑफर जब भी देता है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमें ऑफर दे रहा है, वो हमें इनवाइट कर रहा है, आप आइए हमें ऑफर दीजिए। यहाँ पे लिखा भी गया है एन ऑफर रेदर इनवाइट्स द other parties to make an offer. His objective is to send out the invitation that he is willing to deal with any person who on the basis of such an invitation is ready to enter into a contract with him subject to find terms and conditions. अब एग्जाम्पल नंबर 50 से हम समझते हैं। An advertisement for sale of goods by auction is an invitation to the offer. It merely invites offers bids made at the auction. अब ऑक्शन अब एडवर्टीजमेंट एग्जाम्पल नंबर 15 में ये बताया जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट है कि ऑक्शन में हम कुछ गुड्स को सेल करना चाहते हैं। अब ये एक इनविटेशन टू मेक एन ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर है। इसका मतलब ये है कि आप आइए हमें ऑफ़र दीजिए, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम उसको आपको बेचना चाहते हैं नहीं चाहते। आप बोली लगाइए, जिसका सबसे ज़्यादा अमाउंट होगा हम उसे बेच देंगे। वो भी उस इंसान पर डिपेंड करता है जो इनविटेशन टू ऑफ़र को क्रिएट करता है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो बेचना चाहता है नहीं चाहता। वैन द गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, अगर ऑक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ क्रिएटिविटी वाली चीज़ें वहाँ पे लेके आई जाती हैं और बहुत सारे लोग उस चीज़ की बोली लगाते हैं। बिड होता है बोली लगाने का मतलब। When goods are sold through auction, the auctioneer does not contract with anyone who intend the sale. उसमें किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता, वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं ऐसा नहीं होता है कि किसी भी तरीके का किसी भी इंसान से पर्टिकुलर इंसान से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। वो तो उसी समय इंसान अपना बोली लगाता है, अपना अमाउंट बताता है। वो तो जो इनविटेशन टू ऑफर को बनाता है वो उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो इस इंसान को बेचना चाहता है नहीं चाहता, उसी जगह पे ये चीज़ डिसाइड होती है। द ऑक्शन इज ओनली एन एडवर्टीजमेंट टू सेल बट द आइटम्स आर नॉट पुट फॉर सेल। ये जो ऑक्शन रखा जाता है वो एडवर्टीजमेंट होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है, लेकिन वो उस इंसान पर डिपेंड करता है जो इंसान का वो रियली वो सामान होता है। Who have come to the auctions may have the intention to purchase Harris versus Nicholson. Prospectus issued by a company is only an invitation to the public to make an offer to subscribe the securities of the company. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। यह भी हमने पढ़ा कि किसी भी प्राइस का स्टेटमेंट ऑफर बिल्कुल नहीं होता। व्हाट इज़ इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन टू ऑफ़र का मतलब फिर से बता रही हूँ, इनविटेशन टू ऑफ़र का मतलब वो होता है कि हम सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए हमें ऑफ़र दीजिए। वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। एन ऑफ़र शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफ़र। एक इनविटेशन टू ऑफ़र और एक ऑफ़र बिल्कुल ही अलग होते हैं। एन ऑफ़र इज़ डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऑफर शुरू में ही क्या कहता है बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में, बट एक इनविटेशन टू एन ऑफर इज ओनली सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर। ये एक तरीके का ऑफर होता है कि आप आइए और हमें ऑफर दीजिए। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर एंड प्रीसीड्स अ डेफिनेट ऑफर। एन इनविटेशन टू ऑफर इज एन act precedent to making an offer. Acceptance of an invitation to an offer does not result into a contract and
ओनली एन ऑफर इमर्ज इनटू द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। अगर हम किसी भी तरीके का इनविटेशन टू ऑफर बनाते हैं या फिर किसी को इंसान को देते हैं, तो वो सामने वाला हमें आके ये नहीं कह सकता कि आपने हमें ऑफ़र दिया था, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इनविटेशन टू ऑफ़र का मतलब यही होता है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आइए, हमें ऑफ़र दीजिए। ये नहीं कि आप आके हमें बोले कि आपने हमें ऑफ़र दिया है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। When a person advertise that he has a stock of books to sell or house to let, there is no offer to be bound by any contract. जहाँ पे टू लेट होता है ना, टू लेट का भी मतलब होता है कि आप आइए, हमें ऑफ़र दीजिए। वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम उसको बेचेंगे नहीं बेचेंगे। कई घरों के आगे लिखा भी होता है टू लेट सेल करने के लिए। मान लीजिए एक इंसान एडवर्टाइज करता है, उसके पास बुक्स के स्टॉक्स है, बंडल रखे हुए हैं सेल करने के लिए, और हाउस भी है सेल करने के लिए। देयर इज़ नो ऑफ़र, ये ऑफ़र नहीं है, इसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं बन सकता। वो एक सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट है। सच एडवर्टीजमेंट आर अदर टू नेगोशिएट ऑफर टू रिसीव ऑफर इन order to ascertain whether a particular statements amount to an offer or an invitation to offer। ऑफ़र में और इनविटेशन टू ऑफ़र में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि ऑफ़र हम सामने वाले को पर्टिकुलर इंसान को दे देते हैं, या फिर जनरल या फिर स्पेसिफिक हो सकता है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफ़र में होता है कि आप आइए, हमें ऑफ़र दीजिए, है ना। द टेस्ट वुड बी इंटेंशन टू विद सच स्टेटमेंट्स इज मेड। डज द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इंटेंड टू बी बाउंड बाय इट एज सोन इट इज एक्सेप्टेड बाय द अदर, और he intends to do some further acts before he becomes bound by it. In former case, it amounts to an offer, and in the later case, it is an invitation to offer. Sorry. अगर मान लीजिए सामने वाला इंसान ऑफ़र देता है, इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र में अगर हम इनवाइट करते हैं और सामने वाला हमें ऑफ़र देता है, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बाउंड हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बना सकता है ये प्रोसेस, अदरवाइज नहीं हो सकता। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ समझते हैं। फॉलोइंग आर इंस्टेंस ऑफ इन्विटेशंस टू ऑफर टू बाय और सेल और प्रोस्पेक्टस बाय अ कंपनी टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर। ये भी एक तरीके का एक कंपनी जो कि पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन शेयर्स करती है, और या फिर सब्सक्राइब या फिर कंपनी के शेयर्स के लिए किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन सभी के लोगों को पहुंचाती है, हर एक जगह पे एडवर्टाइज़ करती है। तो इसका मतलब भी यही है कि इनविटेशन दे रही है कि आप आइए, हमें ऑफ़र दीजिए। डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल्स इन अ शॉप विंडो। अगर किसी शॉप विंडो से किसी भी प्रोडक्ट का, मान लीजिए कपड़ों का शॉप है, उस शॉप से अगर कपड़े का क्वालिटीज़ दिखती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी इनविटेशन टू ऑफ़र है। मैंने आपको एक बार और बताया था कि इनविटेशन टू ऑफ़र में ऐसा ही होता है कि हम सामने वाले को इनवाइट करते हैं। अब एक ऑक्शन के बारे में भी हमने बताया था कि ऑक्शन में भी इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र का ही यूज़ होता है। अब ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र का डिफरेंसेस क्या होता है। ऑफ़र सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंडर आता है ना। ऑफ़र देने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन होता है, सामने वाले का विलिंगनेस होता है कि आप आइए, हमें अपना आप प्लीज़ हमें एक्सेप्टेंस दीजिए। यही प्रॉपर होता है कि अदर पार्टी के ऊपर होता है कि वो एक्सेप्टेंस देगा या नहीं देगा। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में होता है तो वेयर द पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस प्रपोज सर्टेन टर्म्स ऑन विच ही इज़ विलिंग टू नेगोशिएट, ही डज नॉट मेक एन ऑफर। अगर हम किसी भी तरीके का इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र में यही होता है कि हम सामने वाले को एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं कि आप आइए, हमें ऑफ़र दीजिए। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़। ऑफ़र में इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ में होता है इफ़ अ पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट्स हैज़ द इंटेंशन टू बी बाउंड बाय इट एज सून एज द ऑफ़र एक्सेप्ट्स। मतलब ऑफ़र दिया, एक्सेप्ट हो गया, ये ऑफ़र बनाना हो गया। लेकिन इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र में ये इंटेंशन होता है कि आप आइए, हमसे नेगोशिएट करिए, ऑफ़र दीजिए हमें कंडीशन के बेस पे। कंडीशनल ऑफ़र हो सकता है ना, ऑफ़र तो कंडीशनल हो सकता है। सीक्वेंसेस एन ऑफ़र कैन नॉट बी एन प्रेसिडेंट टू इनविटेशन टू ऑफ़र। एक ऑफ़र इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र नहीं हो सकता, बट एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र हमेशा
उसके अंदर ऑफ़र होगा ही होगा, है ना, ये चीज़ है। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। चलिए एक्सेप्टेंस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज ही टाटा बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंटेंशन। अब इसके बाद एक्सेप्टेंस का एक टॉपिक है। एक्सेप्टेंस के बाद एक और लेक्चर लग सकता है। एक्सेप्टेंस का एक फुल्ली अपना उसका खुद का टॉपिक होगा। उसके बाद एक और मतलब 2 लेक्चर और में हमारा ये यूनिट प्रॉपर फिनिश हो जाएगा। मैंने आपको बोला था ना, ये यूनिट सबसे बड़ा यूनिट है और इस यूनिट में सबसे ज़्यादा टाइम भी लगना था। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप मेरी सभी बातों को ध्यान से जब समझेंगे ना, तो आपका इस यूनिट को समझना ही आसान हो जाएगा। चलिए अब हम कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।